हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में बैलेंसिंग चैप्टर चल रहा था, उसमें का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में बस रोटरी बैलेंसिंग है, ठीक है ना। तो रोटरी बैलेंसिंग बस है, इसलिए अब बच रहा है एक टॉपिक बस आपका रोटरी बैलेंसिंग पर। तो इस टॉपिक में ये थोड़ा सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, नोट्स हमने भेज दिया है, तो आप लोग नोट्स देख कर, मतलब नोट्स साथ में रख के तब इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रिवॉल्विंग मासेज इन डिफरेंट प्लेन्स। इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो ये है टॉपिक आपका बैलेंसिंग ऑफ सेवरल रिवॉल्विंग मासेज इन डिफरेंट प्लेन्स। यहाँ पर प्लेन्स लिखा हुआ है, यानी हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है, भिन्न भिन्न समतलों में घूमते हुए कई द्रव्यमानों का संतुलन, यानी कई द्रव्यमान है जो भिन्न भिन्न समतल में घूम रहे हैं, उनका संतुलन करना, यानी बैलेंसिंग करना। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। एक रोटर है, ठीक है। एक रोटर पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पर, मानिए हमारा एक्स प्लेन, एक प्लेन 1 है, इसमें कोई, ये प्लेन एक है, ठीक है ना, ये मतलब प्लेन, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन है, ठीक है ना, उसमें कोई मास है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई मास है जो रिवॉल्व कर रहा है। एक सेकेंड, उसमें कोई मास है रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए किस एंगल पर है, किसी एंगल पर है, एज्यूम करिए कि यहाँ पर मास है θ1 एंगल, ठीक है। यहाँ पे कोई मास है θ2 एंगल पर, ठीक है। जब मान लीजिए ये मास इधर की ओर है, कहीं भी आप मान सकते हैं, और एक मास फिर से इस तीसरे प्लेन में, ये दूसरा प्लेन हमारा है और ये तीसरा प्लेन है, इसमें कोई मास है जो θ3 एंगल पर है, ठीक है। एक बार हम कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन जो हमने लिया है वही है कि नहीं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, कॉम्बिनेशन दूसरा रहेगा तो कहेंगे सर नोट्स में दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें दूसरा हो जा रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा।
तो जो नोट्स में है वो कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। ये हमारा θ1 ठीक है, θ2 क्या रहेगा, θ2 ठीक है, θ2 भी ठीक है, और θ3 कुछ इस एंगुलर पोजीशन पे, θ3 वो सॉरी मतलब मास 3 है m3, θ3 यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल प्लेन्स हैं, ये तीनों आपस में पैरेलल प्लेन्स हैं, इनमें मासेज लगे हुए हैं, ये मास हमारा m1 है, ये m2 है, और ये m3, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग करना है, तो देखिए तीनों अलग अलग जगहों पर लगे हैं ना, अलग अलग यानी प्लेन्स में लगे हैं, तो इनका बैलेंसिंग कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए हमको पता है कि दो हमको प्लेन लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि डिफरेंट प्लेन में है तो क्या होगा, एक मोमेंट भी लगेगा, डिफरेंट प्लेन में है तो मोमेंट को बैलेंस करने के लिए दो मासेज, तब जो है दो या दो से अधिक मासेज, जब मोमेंट भी आ जाता है तो हमको पता है कि दो या दो से अधिक मासेज हमको लगाने होते हैं, तो हम भी यहाँ पे दो मासेज लगाएंगे और दो डिफरेंट प्लेन्स में लगाएंगे। तो मानेंगे हमारा एक प्लेन यहाँ पे O पर एक रिफरेंस प्लेन मान लेते हैं C1, O पर हमारा रिफरेंस प्लेन मान लेते हैं C1, और यहाँ भी एक रिफरेंस प्लेन मान लेते हैं C2, जो कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, नोट्स में हमने Q दिया होगा तो Q मान, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लेन्स हैं, इनमें हम मान लेते हैं दो मासेज अटैच कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग मासेज हैं, दो मासेज हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, बैलेंसिंग मासेज। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है क्या कर लेते हैं, एक चीज़ और पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इस प्लेन से, इस रिफरेंस, इसको क्या हम मान रहे हैं, रिफरेंस अपना प्लेन मान रहे हैं, ये रिफरेंस प्लेन है, यहीं से सारी दूरियां सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए इसका पहले वाले का क्या है, रिफरेंस प्लेन से जो डिस्टेंस है, तो पहले रिफरेंस प्लेन ऐसे हमने खींचा है, तो हमारा रिफरेंस प्लेन है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो पहले वाले का है वो L1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का क्या मान लेते हैं, हमारा L2 है, तीसरे वाले का क्या है, L3 है, ठीक है ना, तीसरे वाले का क्या है, L3 है, ये M हटा देते हैं, बार बार इसमें जो है ज़्यादा वो लग जा रहा है, तो M हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये थीटा भी हटा देते हैं, थीटा अगले वाले फिगर में बना देंगे। तो अभी क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा जो पहले जो रिफरेंस प्लेन से पहला जो प्लेन जिसमें m1 मास रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, वो m1 मास रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका दूरी क्या है, L1 है। इस रिफरेंस प्लेन से उसकी उस प्लेन की दूरी की बात करें, इसका दूसरे वाले का L2 है, तीसरे वाले का L3 है, और इसका मान लेते हैं जो बैलेंसिंग प्लेन है एक और है, मान लेते हैं LC2 है, ठीक है, LC2 है, क्योंकि C2 हमने प्लेन माना है, तो ये LC2 है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंसिंग मासेज भी अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा, या फिर इसी में हम अटैच कर देते हैं, ज़्यादा फिगर जो है कंजेस्टेड नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हटा दी है, तो यहीं पे हम क्या कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम वेक्टर वो वेलोसिटी डायग्राम और वो सब बना पाए। नोट्स में वैसे आपको मिल जाएगा, अलग अलग से दो जगह बना लीजिएगा, जिससे क्या लगेगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, क्लियर दिखाई देगा। तो अब इसमें यहाँ पे एक जो है बैलेंसिंग मास लगाते हैं MC1, C1 पर क्या लगाएंगे, MC1 बैलेंसिंग मास हम लगाते हैं। MC1 पर बैलेंसिंग मास हम लगाते हैं,
चलिए बना ही देते हैं, इधर लगाना होगा क्योंकि तो इधर जो है लगाने में चलिए कहीं भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ी सी जगह उसी में लगा देते हैं। हमने एक बैलेंसिंग मास लगा दिया MC1। इसका क्या नोट्स लेके रखिएगा जिससे आपको रहे पता है। इसको क्या बोल रहे हैं, MC1 बोल रहे हैं, बैलेंसिंग मास है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने बैलेंसिंग मास इधर की ओर लगाया, क्योंकि नहीं तो ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है। ध्यान से समझिएगा, ये प्लेन में है, उसी प्लेन में है, ठीक है ना। कि जैसे कि एक प्लेन ऐसे काट दें यहाँ पे तो एक प्लेन मिलेगा, तो बोर्ड ले रहे हैं, तो बोर्ड में है जैसे कि ऐसे जो प्लेन है, मान लीजिए C1 प्लेन यहाँ पर है और C2 प्लेन यहाँ पर है, तो यहाँ ऊपर है एक में और एक में नीचे है, ठीक है ना। ऐसे है मास, बैलेंसिंग मासेज लगे हुए। अदरवाइज जो है दिक्कत हो जाएगा, अगर दोनों एक ही ओर हो गए, ऊपर की ओर ही हो गए, तो तब तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, मोमेंट का जो है बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इधर की ओर हमने माना एक MC2। तो कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो इनके कारण जो फोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, यानी जो इनर्शिया फोर्सेज हैं, यहाँ पे इनर्शिया फोर्सेज क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, क्योंकि मान लेते हैं शाफ्ट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहे हैं, मासेज जो है, मासेज के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज आ रहे हैं, उन्हीं के कारण जो है अनबैलेंस क्रिएट होता है। तो वो फोर्स इक्वेशन अगर हम लिखे तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ओमेगा को हम गायब कर दे रहे हैं क्योंकि ओमेगा कट जाता है बाद में, तो इसलिए M1 वेक्टर R1, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा तो पढ़ लिया होगा, समझ गए होंगे, M2 R2, ठीक है, प्लस M3 वेक्टर R3, ये फोर्सेज का। अभी आगे क्या करेंगे, मोमेंट का भी, क्योंकि सारे जो है फोर्सेज अलग अलग प्लेन में लग रहे हैं, अलग अलग प्लेन में है, ठीक है ना। तो M3 R3 प्लस MC1 RC1, मान लीजिए RC1 डिस्टेंस पर लग रहा है, प्लस MC2 RC2 इक्वल टू 0। रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, फोर्सेज जो है पूरी तरह से क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है, पहला वेक्टर इक्वेशन ये है, ठीक है ना। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं इसको, इसी का जनरल फॉर्म क्या होता है, सिग्मा MR प्लस MC1 R1 प्लस MC2 वेक्टर R2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ जो है अब क्या करें, बोर्ड में जो है, क्योंकि यहाँ पे हमको बनाना है पूरा, ठीक है ना, तो इसलिए हमने जगह छोड़ा हुआ है। इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा, यहाँ इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, और कोई बात नहीं। जनरल फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, जनरल फॉर्म में होगा जो होगा यहाँ पे हमारा, हाँ, तो सिग्मा MR प्लस वही पीछे वाला जो है, वही वाला MC1 RC1 प्लस MC2 RC2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, क्योंकि हमको ये दोनों पता थोड़ी है, MC1 RC1, इसमें से कुछ पता रहता है, जैसे कि क्या डिस्टेंस हमको पता रहता है कि कितना डिस्टेंस पर लगाना है, जगह हमको पता है कितने दूरी पर लगाना, लेकिन द्रव्यमान नहीं पता है। तो हमारा जो है MC2 और MC1 पता नहीं है, कितने मासेज लगाएंगे, क्योंकि दूरियां हमने डिसाइड कर लिया है। यहाँ पे देखिए L1 L2 L3 सब LC2, लेकिन कितना द्रव्यमान का रहेगा वो मान जो है वो नहीं पता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो पहला चीज़ तो ये होगा, अभी तो इस केवल इसने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग प्लेन में है सारे फोर्सेज, तो मोमेंट का भी इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, हमको 0 करना पड़ेगा। तो मोमेंट इक्वेशन, तो ये पहला कंसिडरेशन हो गया। दूसरे कंसिडरेशन पर मोमेंट 0 होना चाहिए, मोमेंट के सारे रिजल्टेंट जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिग्मा MR दिखाई दे रहा है कि नहीं, शायद नहीं। चलिए यहाँ लिख देते हैं सिग्मा, अब दिखाई दे रहा है MR
प्लस MC1 RC1 प्लस MC2 RC2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब मोमेंट वाला क्या होगा, इसी तरह से सिग्मा MR बस लिख देते हैं ऐसे। चलिए एक बार लिख देते, नहीं तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। क्या हो गया कि क्या हम रिफरेंस ले रहे हैं, रिफरेंस हमारा O है, तो इसके अबाउट सारा मोमेंट लेंगे तो O इसके कारण क्या होगा, इस प्लेन में जो बल है उसके कारण 0 हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या है 0 है। इसी प्लेन के अबाउट तो ले रहे हैं, इसी O के अबाउट, तो क्या होगा जो बच रहा है, यानी कि ध्यान से, तो पहला वाले का क्या होगा M1 और यहाँ ध्यान देंगे ओमेगा हम गायब कर दे रहे इसमें भी, M1 R1 जो होगा वो बल होगा, और दूरी कितनी है L1 दूरी है ना इसका O से, और उसके बाद M2 R2 L2 ये दूरी कितनी है L2 है, M3 R3 L3 ये दूरी कितनी है L3। ठीक है, प्लस MC2 क्योंकि C1 तो है खत्म, C2 RC2 वेक्टर में, और LC2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। मोमेंट का इक्वेशन याद करिए, मोमेंट का इक्वेशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो सिग्मा MRL L1 L2 L3 जिस तरह से बढ़ेगा, 4 मास आएंगे तो 4 अगर द्रव्यमान लगेंगे तो 4 ले लेंगे, चौथा ले लेंगे, तो ये प्लस MC2 RC2 LC2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा कि MC2 और MC2 और MC1 का मान कितना है, इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को। तो बताइए इसमें तो दो अननोन पहले ही है, कैसे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि MC1 और MC2 दोनों नहीं पता है, क्योंकि हम मान ले रहे हैं, क्योंकि ये पता भी होता है, मतलब दे दिया जाता है कि इतने दूरी पर लगाना है मास। तो MC1 MC2 नहीं पता है, दोनों नहीं पता है, तो यहाँ से लेकिन हमको पता चल जाएगा, MC2 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अब इन दो इक्वेशन को, यानी कि पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद MC2 का जो मान आएगा उसमें रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा MC1 भी मिल जाएगा, क्योंकि MC2 पता हो गया, तो MC1 में बस बचा रहेगा वही निकल जाएगा। तो उसके लिए अब करते क्या है, तो इसके भी कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। ठीक है ना। तो 2 मेथड है, एक ग्राफिकल है और एक एनालिटिकल है। तो ग्राफिकल में आते हैं पहले, ठीक है, फिर एनालिटिकल बताते हैं। तो ग्राफिकल में पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए ये मोमेंट है, तो मोमेंट को ग्राफ पर कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है एक चीज़ हम बताए हैं, पहले कुछ चीज़ें बताए हैं। मोमेंट अगर ऐसे है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो कैसा है मोमेंट, ऐसा है, तो जो उंगलियां जो लगा रहे हैं, ठीक है ना, उंगलियां जो मुड़ रही हैं जिस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। अगर इसी की दिशा में उल्टा होता तो वेक्टर बाहर की ओर होता। तो देखा जाए तो फोर्स जो होगा ना, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे कुछ होगा, इन दोनों फोर्सेज का, ठीक है ना, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, और मोमेंट क्या आ रहा है, इनके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो क्या कर दें, मोमेंट को क्या कर दें 90 डिग्री अगर रोटेट कर दें, तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएंगे, फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बात यह है कि हम सारे मोमेंट को 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं, तो यानी कि खींचेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ ये जो है ना, ये किसको दर्शाता है, वो मोमेंट को दर्शाता है। तो मोमेंट खींचना है ना, मोमेंट खींचना है, तो मोमेंट को कैसे खींचेंगे, तो 90 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो जैसे 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, हमको पता है कि अगर ये R1 मास रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी R के डायरेक्शन में लगता है। ठीक है ना, मान लीजिए R1 है, तो F1 जो लगेगा वो R के डायरेक्शन में लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हम लिख पाएंगे, मोमेंट भी खींच पाएंगे, बशर्ते ये ध्यान देना कि हम मोमेंट को कितना कर रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मोमेंट वाला ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि हमको उसी में एक अननोन पता है, उसमें तो 2 है, तो खींचेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको खींचेंगे। तो सबसे पहले इसको खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे, देखिए इसके कारण मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में,
तो M1 R1 मान लीजिए हमने खींच लिया, कुछ स्केल पर होगा, लंबाई कुछ होगी, स्केल एक मान लेंगे और लंबाई जैसे वेलोसिटी एनालिसिस आपने पढ़ा उसी तरह से स्केल मान लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला का, दूसरे वाले मोमेंट का, यानी ये कौन सा वेक्टर है, M1 R1 L1, ठीक है। और दूसरा वाला M2 R2 L2 किस डायरेक्शन में, देखिए मास यहाँ पे लगा हुआ है तो डायरेक्शन भी क्या होगा फोर्स का, इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में खींच लेते हैं M2 R2 L2, ठीक है। ये है हमारा। अब इसके बाद देखिए तीसरा वाला इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना, तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा यहाँ से, फिर उसको जोड़ लेते हैं। अब यही चीज़ है कि क्लोज पॉलीगन बनाने चाहिए, कहने का मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो ये क्या हो गया हमारा M3 R3 L3, ठीक है, M3 R3 L3, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बच रहा है, अब MC2 की बात करते हैं, यही ना बच रहा है, ये फोर्स। तो ये जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा ये क्लोज पॉलीगन बनाना चाहिए एक्यूरेटली, ठीक है ना। तो हम जो है बना रहे हैं, जो ऐसे मान लीजिए ये M3 R3 L3 है, तो तीनों फोर्सेज का हो गया, बच रहा है ये, इसका मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, इससे क्लोज्ड पॉलीगन बनाना चाहिए। ये वाला हो गया हमारा MC2 RC2 LC2, और ये जो एंगल हो गया यही हमारा, मान लीजिए ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा C2 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एंगल भी यहाँ पे मिल जाएगा थीटा C2। तो हमको क्या मिल गया, इसका डायरेक्शन और सारी चीज़ें मिल गई, MC2 भी मिल गया। अब इसको क्या कर लेंगे, स्केल से आप नाप लेंगे, ऐसे स्केल लगाएंगे, नाप लेंगे, और ये सब पता रहेगा आपको, उससे डिवाइड कर देंगे तो MC2 का मान मिल जाएगा। और जब MC2 का मान मिल जाएगा तो ये वेक्टर यहाँ पे पता चल गया, ये वेक्टर पता चल गया, इसका परिमाण पता चल गया, तो अब खींचेंगे तो MC1 हमको मिल जाएगा। तो अब जो है, तो इसलिए क्या पहले खींचते हैं, पहले इसमें मोमेंट वेक्टर खींचते हैं, ठीक है। पहले कौन सा वेक्टर खींचेंगे, मोमेंट वेक्टर, उसके बाद फोर्स वाला वेक्टर खींचेंगे, मतलब फर्स्ट वाला पॉलीगन जो बनाएंगे वो अब बनाएंगे। तो अब बनाइए फोर्स वाला, तो हमको MC1 मिल जाएगा। अब यहाँ से MC2 मिल गया है, MC2 इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले वही चीज़, अब कुछ और मान होगा M1 R1, ठीक है, M2 R2, ठीक है, और मान के चलिए M3 R3। अब क्वेश्चन दिया रहेगा तभी आप एग्जैक्ट एक्यूरेट खींच पाएंगे, इस तरह से आपको अंदाज़ा ही लगाना, ठीक है। वैसे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा ग्राफिकली मेथड नहीं, क्योंकि एनालिटिकल मेथड भी है, तो क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करते हैं एनालिटिकल से, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करा देंगे हम, देखते हैं अभी आगे, इसको पहले देख लेते हैं। अब क्या हमारा वो जो है वो उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, कौन सा वाला, ये हो गया MC2 RC2। अब ये हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो हो जाएगा वो हमारा मिल जाएगा, यहाँ से जोड़ने के बाद फाइनली यही हमारा जो है MC1 RC1 है, ठीक है। और ये जो एंगल है वही बता रहा है कितना एंगल है, थीटा C1। MC1 से MC2 से डिस्टेंस एंगल जो, हाँ, तो प्लेन सारे पैरेलल माने हैं, तो जो एंगल इससे होगा वही C2 से भी होगा, सेम एंगल होगा। तो इस तरह से हमारा मिल गया। कुछ ज़्यादा ही हमने बढ़ा दिया, उतना नहीं है, थोड़ा और छोटा कर देते, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम जो है एक्यूरेटली थोड़ी खींच रहे हैं। तो ये वाला हमारा हो गया थीटा C1, और यही हो गया MC1 RC, ठीक है ना, MC1 RC1 हो गया।
तो इस तरह से ये भी हमको, अब इसको नापने के बाद हमको पता चल जाएगा कि MC1 का मान कितना है, क्योंकि RC1 पता रहता है। उसे डिवाइड कर लेंगे हमको, मतलब इस वेक्टर का नापने के बाद RC1 से डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। तो ये अभी क्या हो गया, वेक्टर सॉल्यूशन हो गया। अब जो है एनालिटिकल सॉल्यूशन पर आते हैं। तो क्या करते हैं, इन्हीं सब का क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा और कास थीटा में, तो मान लीजिए एक एक्सिस होगा साइन थीटा और कास थीटा में, इसको डिवाइड कर लीजिए। और इसी को हम x मान लेते हैं, इसी को, ये जो हमने रेफरेंस प्लेन माना उसी को x मान लेते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को हम मानते हैं और इनसे मान लेते हैं ये सब दूरियां क्या है, ये θ1 है, मतलब एंगल्स हैं, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θC2 है ये वाला, और ये θC1 है। अब एनालिटिकली सॉल्व करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में। लेकिन यहाँ पे यही बात फिर से आ रही है कि इसको पहले सॉल्व करें, क्योंकि इसमें एक अननोन है, ठीक है ना। अननोन इसमें दो है, तो मतलब जो ज्ञात नहीं, अननोन का मतलब जो ज्ञात नहीं है, इसमें दो है, इसमें एक है। तो ये पहले सॉल्व होगा, तब जाके हमको C1 में MC2 मिलेगा, तब रख के इसमें से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, अलग अलग, क्या होगा, सिग्मा MRL कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई वेक्टर साइन नहीं आएगा, क्योंकि अब हमने कंपोनेंट्स में अलग अलग कर लिया, प्लस MC2 RC2 LC2 cos थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, और इसी का साइन थीटा कर ले तो यहाँ देखिए M1 R1 L1 है और साइन थीटा 1 है, M1 R1 L1 है, कास थीटा 1 है। दूसरे के लिए M2 R2 L2 कास थीटा 2 है, M2 R2 L2 साइन थीटा 2 है। इसी तरह से तीसरे के लिए इसी तरह से है, ये बढ़ रहा है। समेशन का मतलब समझिए बार बार। अब ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो हम जो है ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से पहले से ही पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, MC2 RC2 LC2 साइन थीटा, ये C1 है, ये साइन थीटा, C2 है, ये C2, क्योंकि थीटा C2 है ना यहाँ से एंगल। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर वही चीज़, इसको पक्षांतर कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को दोनों यानी समीकरण को क्या कर दीजिए, पक्षांतर करके वर्क करके जोड़ दीजिए। तो इसमें क्या आ रहा है, कास थीटा C2 अपन साइन इंटू कास स्क्वायर आएगा या साइन स्क्वायर आएगा सेम एंगल में, तो 1 हो जाएगा, वही वाला पुराना वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, MC2 बाहर RC2 LC2 इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा MRL कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में आएगा, नीचे लिखते हैं क्योंकि उधर आएगा नहीं, सिग्मा MR साइन थीटा का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है, M1 R1 L1 कास थीटा 1। इसी तरह से जितने होंगे, जितने मास है सबका क्या करेंगे, ऐसे जोड़ के मतलब स्क्वायर करके सारा जोड़ लेंगे, ठीक है ना। वो अब जाके यहाँ से क्या मिल गया है, हमको मिल गया MC2 का मान यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि RC2 और LC2 हमको पहले से गिवन रहेगा, ठीक है ना, हमको पता रहेगा कहाँ हमको मास लगाना है। अब उसके बाद अब MC2 मिल गया, तब जाके अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे इक्वेशन मिल जाएगा। इसका कास थीटा वाला क्या हो जाएगा, इसका कास थीटा वाला होगा वही सिग्मा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो क्या होगा, इसका कास थीटा वाला होगा सिग्मा MR प्लस MC1 और ये कास थीटा होगा MC1 RC1 कास थीटा C1
MC1 RC1 cos थीटा C1 प्लस MC2 RC2 cos थीटा C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से कास वाला हो गया, तो अब साइन वाला। ठीक है ना, तो साइन वाला में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन में साइन थीटा C1 MC2 RC2 साइन थीटा C2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गया जो हम करना भूल गए कि इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो tan थीटा C2 आ जाएगा इतना बटे इतना, तो उससे क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा उसमें है, तो उससे क्या हो जाएगा थीटा का भी मान हमको मिल जाएगा, थीटा C2 का भी मान मिल जाएगा, निकाल लेंगे ना। तो यहाँ से बच गया, तो ये इक्वेशन बचा, तो इसमें हमको अब क्या पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस हमको ये निकालना है MC1 वाला। तो MC1 को करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज़, यही रूल लगा रहे हैं, फिर से स्क्वायर करके जोड़ने पर, क्योंकि साइन थीटा दोनों में है, मतलब साइन थीटा और कास थीटा दोनों में है, तो हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सी वही चीज़ है, वही कहानी है, MC1 RC1, ठीक है ना, इधर आएगा उसका स्क्वायर और रूट में हो जाएगा, इधर अंडर रूट में, तो इधर स्क्वायर आएगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और जोड़ने पर साइन थीटा कास थीटा 1 हो ही जाएंगे, स्क्वायर दोनों का कहने का मतलब। और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिग्मा MR cos थीटा प्लस MC2 RC2 cos थीटा C2। ठीक है, इस टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या करना है हमको, उधर की ओर पक्षांतर करना, इसको भी और इसको भी उधर की ओर पक्षांतर करेंगे, ठीक है ना, और ये जो होगा तब लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, ठीक है ना। तो ये पूरे का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा वाला MC2 RC2 साइन थीटा C2 का, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देते हैं, बार बार यही दिक्कत हो रहा है। तो हो जाएगा सिग्मा MR साइन थीटा, वो अंदर ही है रूट के अंदर, इसको अलग मत कर लेना, साइन थीटा C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से M1 R1 से RC1 तो पता रहेगा ही, MC1 निकाल लेंगे। अब इसका अगर निकालना है कि कितने एंगुलर थीटा C1 क्या है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वही पक्षांतर करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, tan थीटा C1 माइनस सिग्मा MR साइन थीटा वाला ऊपर रहेगा, और प्लस MC2 RC2 साइन थीटा C2, ठीक है, और अपान में फिर से माइनस सिग्मा, ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, MR cos थीटा MC2 RC2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा C1 पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से सब वैल्यू पता है, तो यहाँ से tan से फिर इधर करके tan इनवर्स थीटा C1 हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया कि कई मासेज जब हैं अलग अलग प्लेन में लगे हुए हैं, तो उनका बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो दो काउंटर मासेज हम लगा रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्लेन्स में
ठीक है ना, इस तरह से। और इनका दूरियां मान लेते हैं, एक प्लेन रेफरेंस प्लेन, आप इसको भी मान सकते थे रेफरेंस प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको माना रेफरेंस प्लेन। इससे सबकी दूरियां लिया है, सबकी दूरी ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से गुणा करा लेंगे, L1 L2 L3 का मोमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और LC2 करा लेंगे तो वो इसके लिए प्लेन पर मोमेंट, उसके लिए मोमेंट आ जाएगा। और इस तरह से, और पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले मोमेंट वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें एक अज्ञात है, एक अननोन है, MC2 बस है, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि RC2 हम बार बार कह रहे हैं कि दिया रहेगा, आपको पता रहेगा, LC2 ये सब पता रहेगा कि कहाँ हमको लगाना है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ लगा सकते हैं, जगह कहाँ है, वही हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अब डिसाइड करते हैं कि द्रव्यमान कितना लगाना है, तो यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड करके हम लोग द्रव्यमान लगा लेंगे। तो MC2 लग गया पहले। अब MC1 के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे ग्राफिकली करिए चाहे एनालिटिकली करिए, जैसे भी है हमने बता दिया, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग चैप्टर का आपका थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। अब देखते हैं आगे जो है कुछ वीडियोज में देख लिया जाएगा, अगर न्यूमेरिकल जो है करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।